हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए शीत युद्ध का उदय और शीत युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण थे, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज मैं उन्हीं के बारे में फिर से डिस्कस करूंगी कि शीत युद्ध के उदय के कारण को विस्तार से जानेंगे हम लोग। मतलब शीत युद्ध के उदय के क्या कारण थे, इसको हम विस्तार से जानेंगे, विस्तार से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम वीडियो बनाया है। अगर आपको कुछ भी कमी लगती हो या ये वीडियो क्लियर ना आता हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी वीडियो में कुछ सुधार कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि शीत युद्ध के उदय के कारण क्या थे, पर उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा था। पर आज मैं आपको शीत युद्ध के उदय के कारण के बारे में डिटेल से बताऊँगी, आखिर क्या कारण था शीत युद्ध के उदय का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने देखिए पहला हेडिंग ले रखा है, जिसमें लिखा है रूस में साम्यवादी क्रांति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है कि 1917 में रूस में साम्यवादी विचारधारा के आधार पर लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। इसके बाद ही सोवियत संघ का नाम रूस हो गया। ठीक है, सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा अमेरिका व पश्चिमी देशों का पूंजीवादी विचारधारा की विरोधी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था कि सोवियत संघ में जो विचारधाराएं चल रही थी वो साम्यवादी विचारधारा थी, और अमेरिका में जो विचारधाराएं चल रही थी वो पूंजीवादी विचारधारा थी। ठीक है, तो ये लोग जो हैं कि सोवियत संघ जो थे वो साम्यवादी विचारधारा के समर्थक थे, और अमेरिका जो देश था वो पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक थे। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाई कि साम्यवादी विचारधारा क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि साम्यवादी विचारधारा वह विचारधारा होती है जिसमें निजी संपत्ति जो है वो राज्य के नियंत्रण में होता है, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि निजी संपत्ति को राज्य के नियंत्रण में लाने का समर्थन करती है। अब यहाँ पे है पूंजीवादी विचारधारा। ठीक है, तो यहाँ पे पूंजीवादी विचारधारा जो है, पूंजीवादी विचारधारा में जो है निजी संपत्ति को राज्य के नियंत्रण से मुक्त रखना चाहती है। ठीक है, अमेरिका तथा पश्चिमी देश में पूंजीवादी के समर्थक थे। ठीक है ना, तो यहाँ पूंजीवादी जो विचारधारा होती है उसमें जो निजी संपत्ति होती है वो राज्य के नियंत्रण से मुक्त होती है, और साम्यवादी विचारधारा में ठीक इसके अपोजिट होती है कि निजी संपत्ति जो है राज्य के नियंत्रण में होती है। ठीक है, देखिए आगे हम देखते हैं। दूसरा है हेडिंग हमारा, जर्मनी के विरुद्ध दूसरे मोर्चे पर मतभेद। ठीक है, तो देखिए अगर आप ये देखिए मैंने बुक से छाट के यहाँ पे नोट्स खुद से लिख के बनाया हुआ है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जर्मनी के विरुद्ध दूसरे मोर्चे पर मतभेद। देखिए यहाँ पे लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ व पश्चिमी देश जर्मनी के विरुद्ध एक साथ युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जो जर्मनी के विरुद्ध जो युद्ध लड़ा जा रहा था वो सोवियत संघ व पश्चिमी देश जर्मनी के विरुद्ध एक साथ युद्ध लड़ रहे थे। जब जर्मनी ने सोवियत संघ के विरुद्ध आक्रमण किया तो सोवियत संघ ने अमेरिका व पश्चिमी देशों से हिटलर के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोध किया। ठीक है, लेकिन दूसरा मोर्चा खोलने में अमेरिका व पश्चिमी देशों ने जानबूझकर देरी कर दी। इससे क्या हुआ, इससे सोवियत संघ को अकेले ही जर्मन आक्रमण का सामना करना पड़ा। इससे पश्चिमी देश तथा सोवियत संघ के बीच मतभेद बढ़ गया, जो युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध के रूप में सामने आया। ठीक है, यानी यहाँ पे जर्मनी के विरुद्ध जो मोर्चा खोलने वाले थे, जो लोग यहाँ पे जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहे थे, वो कौन से दो देश थे, सोवियत संघ और पश्चिमी देश। ठीक है, वो जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहे थे। पर जब बाद में सोवियत संघ पर आक्रमण होने लगा तो उसने पश्चिमी देशों से इस बात के लिए अनुरोध किया कि मोर्चा खोला जाए, बट वहाँ पे क्या हुआ कि दूसरा मोर्चा खोलने में अमेरिका व पश्चिमी देशों ने जानबूझकर देरी कर दी, जिसके वजह से सोवियत संघ को जर्मन का आक्रमण का अकेले ही सामना करना पड़ा। ठीक है, इससे पश्चिमी देश तथा सोवियत संघ के बीच मतभेद बढ़ गया, जो युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध के रूप में सामने आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए यहाँ पे लिखा है, अमेरिका द्वारा परमाणु बम का आविष्कार। यहाँ पे ये देखिए बता रहा है कि परमाणु बम का आविष्कार 1945 में अमेरिका द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया, जिसकी जानकारी सोवियत संघ को उसने नहीं दी थी। ठीक है, और सोवियत रूस ने इसे विश्वासघात माना और अमेरिका की परमाणु शक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में ले लिया। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि 1945 में अमेरिका द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया, लेकिन इसकी जानकारी सोवियत संघ को अमेरिका ने नहीं दी। सोवियत रूस ने इसे विश्वासघात माना और अमेरिका की परमाणु शक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में ले लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा है, पूर्वी यूरोप में सोवियत सेनाएं। ठीक है, सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों हंगरी, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बुल्गारिया आदि में अपनी सेनाओं को बनाए रखा। इसका अमेरिका व पश्चिमी गुट द्वारा तीव्र विरोध किया गया, क्योंकि इससे साम्यवादी प्रभाव के बढ़ने का डर था
और अमेरिका तथा पश्चिमी देश इस बात से भी नाराज़ हो गए थे कि वहाँ पर लोकतंत्र का खतरा उत्पन्न हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सोवियत संघ ने जो है पूर्वी यूरोप के देशों में अपनी सेनाओं को स्थापित कर दिया था, अपनी सेनाओं को रख दिया था, जिससे अमेरिका व पश्चिमी गुट द्वारा इस बात का तीव्र विरोध किया गया, क्योंकि उससे ये लगता था कि साम्यवादी प्रभाव जो है पूर्वी यूरोप के देशों में बढ़ जाएगा। और अमेरिका जो है इस बात से भी नाराज़ हो गया, पश्चिमी देश भी इस बात से नाराज़ हो गए, क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र का खतरा जो है वो उत्पन्न हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चर्चिल का फुलटन भाषण। अच्छा, ये चर्चिल का फुलटन भाषण जो है, यहाँ फुलटन एक स्थान का नाम है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें युद्ध के अंतिम दिनों में पश्चिमी देशों तथा सोवियत संघ ने एक दूसरे की आलोचना आरंभ कर दी। सोवियत समाचार पत्रों में भी अमेरिका विरोधी लेख प्रकाशित हुए। इसी क्रम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, यानी ये जो प्रधानमंत्री चर्चिल जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने 5 मार्च 1946 को फुलटन नामक स्थान पर एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था को क्या बताया, लौह आवरण बताया। ठीक है, तो यहाँ पे जो लौह आवरण का तात्पर्य है वो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से है जहाँ स्वतंत्रता व खुलापन का अभाव पाया जाता है। चर्चिल के इसी भाषण को शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया है कि चर्चिल के फुलटन भाषण में उन्होंने क्या किया कि सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था को क्या बता दिया, लौह आवरण बता दिया। और लौह आवरण का तात्पर्य ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से होता है जहाँ पे स्वतंत्रता व खुलापन का अभाव पाया जाता है। ठीक है, और चर्चिल के इसी भाषण को शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत के रूप में माना जाता है। मतलब ये भी एक कारण था कि शीत युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है देखिए शीत युद्ध की मुख्य घटनाएं। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं हमने यहाँ पे लिख रखा है कि शीत युद्ध की मुख्य घटनाएं कौन कौन सी थी। ठीक है, तो ये देखिए पहला है यहाँ महत्वपूर्ण घटनाएं में टू मैन सिद्धांत। टू मैन सिद्धांत जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति टू मैन द्वारा 12 मार्च 1947 को टू मैन की सिद्धांत की घोषणा की गई। यानी टू मैन जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति टू मैन थे। ठीक है, जिन्होंने 12 मार्च 1947 को टू मैन की सिद्धांत की घोषणा की। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे दूसरा लिखा है नाटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना अमेरिका द्वारा अप्रैल 1949 में यूरोपीय देशों के साथ मिलकर नाटो की स्थापना की गई थी। नाटो के यहाँ नाटो का ये फुल फॉर्म है, नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, अमेरिका द्वारा अप्रैल 1949 में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसकी स्थापना की गई है। यहाँ पे देखिए थर्ड है मार्शल योजना। मार्शल योजना में क्या है, मार्शल योजना में लिखा है कि अमेरिका के विदेश मंत्री, ठीक है, ये जो मार्शल जो थे वो अमेरिका के विदेश मंत्री थे, तो अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन मार्शल द्वारा मार्शल योजना की घोषणा की गई। ठीक है, और जो चौथी घटना ये थी कि 1948 से 49 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। यहाँ पर ये लिख रखा है कि सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी, जिन्हें उन्हें व्यापार करने में दिक्कतें आने लगी, क्योंकि देखिए वायु के द्वारा उनको व्यापार करना पड़ा। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है बर्लिन की नाकेबंदी कर दी सोवियत संघ ने, और इसी वजह से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है शीत युद्ध को और अधिक भड़का दिया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध जो है आगे तक बढ़ गया और अधिक शीत युद्ध को भड़का दिया गया बर्लिन की नाकेबंदी करके। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, पांचवा है 1950 से 53 में कोरिया युद्ध। ठीक है, देखिए ये कोरिया का जो युद्ध हुआ था 1950 से 53 के बीच में हुआ था, 1950 से 1953 के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पश्चिमी देशों तथा अमेरिका की सेनाओं के बीच 3 वर्ष तक युद्ध चला। ठीक है, और 38वीं अक्षांश रेखा के आधार पर कोरिया का विभाजन हो गया। तो फाइनली हमने शीत युद्ध के टॉपिक पे पूरी बातें कर ली। शीत युद्ध क्या है, ठीक है, शीत युद्ध का उदय क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे, उसके कारणों के बारे में भी हमने विस्तार से जान लिया, और यहाँ पे हमने शीत युद्ध की मुख्य घटनाओं के बारे में भी आपको बता दिया। आगे का टॉपिक होगा हमारा द्विध्रुवी व्यवस्था। ठीक है, जिसमें एक ध्रुवी व्यवस्था, द्विध्रुवी व्यवस्था और बहुध्रुवी व्यवस्था के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, ये मैंने नोट्स खुद से बनाया है, और अगर आप इसे नोट कर लेंगे, नोट करके पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको बुक भी नहीं उठाना होगा, और इस नोट्स के दौरान आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हो, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी समस्या आ रही हो मेरे वीडियो को देखने या उसे कुछ लिखने में, नोट करने में, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी वीडियो में कुछ सुधार कर सकूँ। क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है वीडियो बनाने का यूट्यूब पे, बट फिर भी अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं उसमें सुधार कर लूँगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम द्विध्रुवीय व्यवस्था, एक ध्रुवीय व्यवस्था और बहुध्रुवीय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। और सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लिए हैं सभी सिविक्स के सब्जेक्ट से, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर से, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही डिस्कस करना ज़रूरी समझा है, ताकि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर समझा दिया जाएगा तो आप अपने एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से क्लियर
कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप इन सब का नोट्स बना कर रखना चाहते हैं तो आप बेशक इन सब का नोट्स बना कर रख सकते हैं। और प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो या आपको समझ में आ रही हो मेरी पढ़ाई, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको नहीं भी अच्छा लग रहा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लाइक ही कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी समस्या आ रही हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है ना। सो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।